हेलो, नमस्कार और आदाब सब मेरे दोस्तों को। आपके दोस्त और गाइड इरफान की तरफ से एक बार फिर आपके साथ आपके अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस पर। बाहर बहुत अच्छा मौसम है और मैंने सोचा कि मैं आपको वो मौसम भी दिखा दूं जो मेरी बालकोनी के बाहर है। तो ये लीजिए, आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं, बारिश हो रही है और बारिश हो रही थी। हल्की फुहारें पड़ रही हैं थोड़ी थोड़ी देर में। और मैंने सोचा चलो आपको ये खूबसूरत मौसम भी शेयर करूं, क्योंकि मैं आज थोड़ा मस्त मूड में हूं और थोड़ा फन मूड में भी हूं। और ये कुछ हद तक मेरे कल के वीडियो की वजह से हुआ है, जो वीडियो धरकारकों पर था। और कौन से ग्रह आप धरकारक के तौर पर कौन से तत्व, कौन सी पोटेंशियल जिंदगी में लाते हैं। तो रिस्पॉन्स आए हैं, उनमें से कुछ ने मुझे ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि शायद मुझे और क्लैरिटी देनी चाहिए कि लोग अपनी कुंडली में प्लेसमेंट्स को किस नज़र से देख रहे हैं, अपनी जिंदगी के कुछ जरूरी भावों से जुड़े प्लेसमेंट्स को। तो सबसे पहले किसी ने जिक्र किया कि मुझे लगता है कि सूर्य धरकारक है। अरे सूर्य मेरा धरकारक है, मैं खत्म हो गया, या कुछ ऐसा ही। तो मुझे नहीं पता कि वो इसे बहुत सीरियस ले रहे थे या फिर उसमें थोड़ा मजाक भी था। लेकिन मैं चौंक गया कि बस एक ग्रह की प्लेसमेंट से आपकी जिंदगी का बस एक पहलू या एक चीज जो किसी तरह सामने आ रही है, उससे आप ये नतीजा कैसे निकाल सकते हैं कि इस प्लेसमेंट की वजह से मेरी जिंदगी बहुत अच्छी है या इस प्लेसमेंट की वजह से मेरी जिंदगी तबाह हो गई। तो मैंने ये बात लगभग हर अपने वीडियो में कही है कि एक ग्रह की प्लेसमेंट आपको गारंटीड रिजल्ट नहीं देगी, कोई गारंटी नहीं है, ये सिर्फ एक पोटेंशियल देगी। मुझे इस पर थोड़ी और सफाई दीजिए। अगर मैं 99 और लोगों के खिलाफ दौड़ में हूँ तो मेरे जीतने का चांस 1% है, क्योंकि मैं 100 लोगों में से एक हूँ। अगर दौड़ में सिर्फ 50 लोग हैं तो मेरा चांस 2% है। लेकिन अगर 25 लोग हैं दौड़ में तो मेरा चांस बढ़ जाता है, क्योंकि अब मेरे पास 4% चांस है। अगर दौड़ में सिर्फ 10 लोग हैं तो मेरा पहले, दूसरे, तीसरे नंबर पर आने का चांस और भी ऊंचा हो सकता है। तो जितने कम दबाव मेरे खिलाफ होंगे उतना ही एक पोटेंशियल रिजल्ट के निकलने का चांस बढ़ जाता है। मतलब आपकी कुंडली में जितनी चीजें आपस में मिलकर किसी नतीजे की तरफ इशारा करती हैं, उस वाक्य या रिजल्ट के आपकी जिंदगी में आने के चांस उतने ही कई गुना बढ़ जाते हैं। तो सिर्फ इसलिए कि आपका धरकारक सूर्य है या कोई और ग्रह, इसका मतलब ये नहीं है कि ये कोई गारंटीड रिजल्ट है आपकी जिंदगी में। ये सिर्फ पोटेंशियल है। और फिर से मैंने कल के वीडियो में भी ये कहा है और कुछ कमेंट्स में जो मैंने रिप्लाई दिए हैं उनमें भी कहा है कि आपको 7वें भाव को भी देखना है। 7वां भाव कितना मजबूत है, 7वां भाव किस राशि का है, 7वें भाव के स्वामी का ग्रह कहाँ रखा है, वो किन योगों में है, उस पर कोई दृष्टि है या नहीं। क्या आपके धरकारक पर कोई दृष्टि है? क्या आपका धरकारक ग्रह उच्च का है? क्या आपका धरकारक केंद्रों में है, त्रिकोण भावों में है? नवांश में जहां आपका धरकारक जा रहा है, नवांश में आपका 7वां भाव का स्वामी कहाँ जा रहा है? क्या आपके 7वें भाव में अच्छे ग्रह हैं या शुभ ग्रह हैं आपकी राशि के हिसाब से? क्योंकि हम जानते हैं कुछ ग्रह फंक्शनल मेलेफिक होते हैं और कुछ फंक्शनल बेनिफिक होते हैं। तो इन सबके दायरे में देखना होगा, तब कहीं जाकर नतीजे पर पहुंचना चाहिए। आप बस एक ग्रह का प्लेसमेंट देख के नतीजा नहीं निकाल सकते। ये हंसी की बात है और थोड़ा दुख की भी है, खास तौर पर जब आप मेरे वीडियोस देखने के बाद ऐसे नतीजों पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि मेरे YouTube पर 500 से भी ज्यादा वीडियोस पोस्ट किए हुए हैं। और एक और बात, लोग मुझसे पूछते हैं, क्या आपने आत्मकारक और अमात्यकारक के सहयोग पर वीडियो बनाया है? हाँ बनाया है। कृपया मेरी प्लेलिस्ट में जाइए, वो टाइप कीजिए। मैंने प्लेलिस्ट बनाए हैं। कोशिश है कि टॉपिक के हिसाब से प्लेलिस्ट बनाएं। तो अगर नक्षत्रों पर वीडियो बना रहा हूं तो वो लगभग नक्षत्र नाम की प्लेलिस्ट में जाएगा। हालांकि शायद 1-2 और प्लेलिस्ट में भी डाल दूं। अगर मैं पहले लॉर्ड को अलग अलग भावों में बना रहा हूं, दूसरे लॉर्ड को अलग अलग भावों में बना रहा हूं, तो वो ग्रह और भाव वाली प्लेलिस्ट में जाएगा। तो कृपया मेरे चैनल पर जाइए, बस टाइप कीजिए, आपको वो टॉपिक मिल जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि मैंने उस पर वीडियो बनाया है या नहीं। तो लगभग मैंने सब टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, सबसे जरूरी दोष और योग भी कवर कर लिए हैं।
मैंने बहुत से लग्नों को भी कवर किया है, अरूण लग्न से लेकर इंदु लग्न तक। तो बहुत सी चीजें मैं पहले ही कर चुका हूँ। तो कृपया मेरे चैनल पर जाकर सर्च कर लीजिए कि क्या मैंने उस पर वीडियो बनाया है, ना कि बस कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। वजह ये है कि मैं शायद सारे कमेंट पढ़ नहीं पाऊंगा। मैं कोशिश करता हूँ बहुत से पढ़ने की, लेकिन बहुत से मेरी नज़र से भी निकल जाते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा है। एक वीडियो पर कल करीब 50-60 कमेंट्स थे। मैंने कल उनमें से 6-7 के जवाब दे दिए, लेकिन सबको जवाब देना मुश्किल है। तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपके कुछ शक दूर कर दूं। कृपया कभी भी एक ग्रह के प्लेसमेंट के साथ ये मत सोचिए कि क्योंकि ये मेरा धरकारक है तो ऐसा होगा या वैसा होगा, या ये रिजल्ट मुझे मिलेगा। मैंने एक और वीडियो बनाया है जहां मैंने कहा है कि हम एक इंसान नहीं होते, या हम 3 मजबूत राशि एनर्जीज को लेकर चलते हैं जैसा इंसान हम हैं, या फिर हमारी पर्सनैलिटी में, या हम जो खूबियां दिखाते हैं उनमें। इनमें से एक सबसे ज्यादा हावी होगी, दूसरी थोड़ी कम हावी और तीसरी और भी थोड़ी कम हावी। लेकिन जैसे भी हो, आप अपने अंदर उन 3 राशियों की एनर्जीज को लाएंगे और किसी न किसी अनुपात में हम सब 12 राशियों की एनर्जीज अपने अंदर रखते हैं, लेकिन सबसे ऊपर 3 साफ दिखेंगे। अब आपको ढूंढना है कि ये टॉप 3 क्या है। मैंने उस पर वीडियो बनाया है कि कैसे पता करें टॉप 3 राशियां, वो देख लीजिए। हालांकि एक राशि ऐसी होगी जिसे आप सबसे ज्यादा रिप्रेजेंट करते हो। ये आपके लग्न से संबंधित हो सकती है, ये आपके चंद्रमा की प्लेसमेंट से संबंधित हो सकती है, ये आपके सबसे ज्यादा ग्रह कहाँ रखे हैं उससे संबंधित हो सकती है, ये आपके मजबूत योग या दोषों से भी संबंधित हो सकती है। तो कई सारी वजहें हो सकती हैं कि क्यों एक राशि की एनर्जी दूसरों पर हावी हो जाती है या खुद को जोर से दिखाती है। तो जब आपको वो एनर्जी पता चल जाए, फिर उस राशि की खूबियों के अंदर जो आप सबसे ज्यादा रिप्रेजेंट करते हैं, फिर आपको ये देखना है कि आपका धरकारक क्या है, और फिर ये देखना है कि 7वां भाव और 7वां भाव का स्वामी आपको क्या रिजल्ट दे रहा है। बस अपने लग्न से या सिर्फ अपनी चंद्र राशि से मत जाइए। पहले पता लगाइए कि आपकी कुंडली में कौन सी राशि सबसे ज्यादा ताकतवर है जो सच में आपको दिखा रही है। दूसरी बात, आप ये भी जानते हो कि आप कैसा व्यवहार करते हैं, कैसी एनर्जीज आप में ज्यादा है। मसलन आप में से कुछ जानते होंगे कि आप चंद्रमा वाले इंसान हैं अगर आप बहुत केयरिंग, बहुत स्पोर्टिव हैं, दूसरों के दर्द को समझने वाले हैं, अगर आप बहुत समझदार हैं। आप में से कुछ सोचते होंगे कि आप शनि वाले इंसान हैं अगर आप बहुत प्रतिबद्ध हैं, समर्पित हैं, दूसरों से मदद मांगने से ज्यादा दूसरों के लिए करना पसंद करते हैं और नियम कायदों का पालन करते हैं। आपको बहुत सब्र है। या फिर आप सोचते होंगे कि आप सूर्य वाले इंसान हैं अगर आप हमेशा रोशनी पसंद करते हैं, हमेशा उजली चीजों के बारे में बात करना पसंद करते हैं, जिंदगी में प्रेरक चीजें और हमेशा आने वाले वाक्यात या कुछ चीजों को लेकर उत्साहित रहते हैं, और आप अपने इज्जत नामूस को बहुत अहमियत देते हैं, और हो सकता है कि कोई आपकी बेइज्जती करे तो उसे माफ न करें। तो ये आप पर है। आप ये भी जान सकते हैं कि आप किस ग्रह की एनर्जी को सबसे ज्यादा रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ ध्यान रखना, मैं राशि की एनर्जी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ग्रह की एनर्जी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि हम धरकारक की बात कर रहे हैं। और जब आपका धरकारक कोई ग्रह होता है तो हम ये नहीं कहते कि उस इंसान में मकर एनर्जी है या कर्क एनर्जी है, हम कहते हैं कि उस इंसान में चंद्रमा की एनर्जी है या सूरज की एनर्जी है, क्योंकि ग्रह उस एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। तो आपका धरकारक एक ग्रह है, धरकारक राशि नहीं है। हालांकि क्योंकि आपका धरकारक ग्रह है, खासतौर पर वो ग्रह जो 2 राशियों के मालिक होते हैं, उनके जवाब आपकी तरफ या आपसे लेन देन में दोहरी एनर्जी होंगी। तो जिस किसी का मंगल धरकारक होगा, तो आमतौर पर जीवन साथी में आपके साथ रिश्ते में मेष और वृश्चिक दोनों राशियों की एनर्जी होगी। जिस किसी का शुक्र धरकारक होगा, उसमें वृषभ और तुला दोनों की एनर्जी होगी। जिस किसी का बृहस्पति धरकारक होगा, उसमें धनु और मीन दोनों की एनर्जी होगी। ये मत भूलिए। बेशक अगर सूर्य और चंद्रमा है तो वे सिर्फ सिंह और सिर्फ कर्क की एनर्जी लेकर चलेंगे, लेकिन हमेशा प्लसेस और माइनसेस होते हैं। मसलन अगर सूर्य आपका धरकारक है
तो सबसे बड़ा प्लस ये है कि सूर्य और चंद्रमा कभी वक्री नहीं जाते। तो ये एक अच्छी बात है सिंह और कर्क राशि वालों के लिए, या जिनके धरकारक सूर्य या चंद्रमा है। ये ग्रह कभी वक्री नहीं जाते और सूर्य कभी अस्त नहीं होता। बाकी सारे ग्रह अस्त हो सकते हैं, लेकिन सूर्य पर ग्रहण लग सकता है, जबकि बाकी 5 ग्रह वक्री भी हो सकते हैं। सूर्य और चंद्रमा वक्री नहीं जाते। हालांकि हर ग्रह के अपने प्लसेस और माइनसेस भी होते हैं। तो बस ग्रह की प्लेसमेंट के साथ मत जाइए, या ये मत सोचिए कि ये ग्रह मेरा धरकारक है तो ये ग्रह मुझे सूट नहीं करता, या ये मेरे लिए ठीक नहीं है, मैं बर्बाद हो गया। कृपया ऐसा मत सोचिए। अब आप कैसे जानेंगे कि आपका धरकारक आपके साथ सूटेबल है या आपके लिए कंपैटिबल है? तो पहले, जैसा मैंने पहले कहा, आपको ये देखना है कि कौन सी ग्रह एनर्जी आप रिप्रेजेंट करते हैं। आप खुद सबसे ज्यादा किसे रिप्रेजेंट करते हो? क्या आप खुद को सूर्य वाला इंसान समझते हो, या चंद्रमा वाला, या बृहस्पति वाला, या शनि वाला, या मंगल वाला, या बुध वाला? तो ये बात ध्यान में रखिए। तो YouTube पर वीडियोस के साथ ऐसा मत कीजिए। कभी कभी मैंने देखा है कुछ लोग बनाते हैं, मैंने देखा, ये मैं मजाक में कह रहा हूँ, किसी का मजाक उड़ाने या नीचा दिखाने के लिए नहीं, लेकिन कुछ लोग अपने वीडियोस ऐसे बनाते हैं जैसे उनका हर वीडियो कोई सीक्रेट का सीक्रेट वाला होता है। तो कोई मुझे पॉइंट आउट करके बोलेगा, इसने ये वीडियो लगाया है, और वो दूसरे वीडियोस भी देखते हैं, इसका सीक्रेट, उसका सीक्रेट। तो मैं हैरान होता हूं कि ये इंसान सारे सीक्रेट कैसे जानता है और मैं एक नहीं जानता। मैं किसी हिंदी चैनल पर देख रहा था और किसी ने कहा कि अगर आप बर्बादी के दरवाजे पर हो, तो कोई कैसे बर्बादी के दरवाजे पर हो सकता है सिर्फ इसलिए कि बृहस्पति 8वें भाव में है? बृहस्पति 8वें भाव में उच्च का हो सकता है। बृहस्पति 8वें भाव में बहुत अच्छी प्लेसमेंट हो सकती है। बृहस्पति नीच का हो या अस्त हो, लेकिन उस पर 3 अच्छी दृष्टियां हो, तो बृहस्पति बच सकता है अज्ञानता से। तो कृपया ग्रहों की एनर्जी देखिए, जानिए कि कैसी एनर्जीज आप अपनी तरफ खींच रहे हो। अब कल किसी ने एक सवाल पूछा था, और उन 2-3 बातों के दायरे में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे पता लगाया जाए कि आपका धरकारक आपके लिए सबसे सूटेबल है या नहीं। कल किसी ने एक कमेंट किया था, और मुझे लगता है कि वो जस या कोई और थे, तो उन्हें शुक्रिया एक बहुत अच्छा सवाल पूछने के लिए, जिसकी वजह से मैं ये वीडियो बनाने के लिए प्रेरित हुआ। 1-2 और कमेंट्स के अलावा वो सवाल था, अगर मैं किसी ऐसे के साथ रिलेशनशिप में हूं जिसका धरकारक मान लो बृहस्पति है, तो इसका मतलब है कि मुझे बृहस्पति एनर्जी को रिप्रेजेंट करना चाहिए, क्योंकि उस इंसान का धरकारक बृहस्पति है। कल अगर मैं किसी और के साथ रिलेशनशिप में हूं, अब अगर उनका धरकारक मंगल है, तो क्या मैं अचानक मंगल एनर्जी की तरह बर्ताव करने लगूंगा उन बृहस्पति एनर्जीज के बजाय जिन्हें मैं पहले रिप्रेजेंट कर रहा था? कुछ हद तक हाँ। आपका धरकारक सिर्फ सामने वाले के बारे में नहीं है, आपका धरकारक आपके बारे में भी है। राशियां जानती हैं कि आप अपनी जिंदगी में कैसे लोगों को खींचने वाले हो, कैसी ग्रह एनर्जीज आप खींचोगे और किन एनर्जीज की तरफ बढ़ोगे, और कैसी एनर्जीज आपके कर्मों की वजह से बार बार आपकी जिंदगी में आती रहेंगी। तो जब कोई आपकी जिंदगी में आता है और अगर उनका धरकारक बृहस्पति है, तो वो आपके अंदर उन एनर्जीज को एक्टिव करेंगे या बाहर लाएंगे आपके उनके साथ बर्ताव में, जो बृहस्पति की तरफ झुकी हुई होंगी, जो कि धनु और मीन दोनों की मिलीजुली एनर्जी होती है। कल अगर आप 2-3 साल बाद किसी और के साथ रिलेशनशिप में है, क्योंकि मैंने कहा था कि धरकारक लंबे रिश्ते के बारे में है, लेकिन ये सिर्फ 2-3 साल नहीं है, इससे भी लंबा होता है। तो मान लो अगर आप किसी के साथ 4-5-6 साल से रिश्ते में थे, फिर आपने उसे तोड़ दिया, और अब आप किसी और के साथ रिश्ते में हैं जिसका धरकारक मंगल है, इसका मतलब है कि अब वो आपके अंदर की मंगल वाली एनर्जीज को ज्यादा एक्टिव करेंगे। हाँ, यही मतलब है, जिसका मतलब है एनर्जीज, आपकी ग्रह प्लेसमेंट्स और आपका कर्माफल। आप अपनी जिंदगी में कुछ खास तरह के लोगों को खींचोगे, और जब वो आपके साथ रिश्ते में होंगे तो उनमें वो एनर्जीज एक्टिव करोगे। अगर वो किसी और के साथ रिश्ते में है, तो वो उस इंसान के साथ अलग तरह की एनर्जीज, अलग तरह की ग्रह एनर्जीज दिखाएंगे।
लेकिन जब वो आपके साथ होते हैं तो आपके साथ वो शायद थोड़ा अलग रिएक्शन दें, जैसा वो किसी और के साथ देते। और यही वजह है कि कुछ शादियां बहुत अच्छी चलती हैं, कुछ नाकामयाब होती हैं। कुछ लोगों की पहली शादी शानदार होती है, किसी वजह से उनका साथी छूट जाता है, दूसरी शादी में आपदा आ जाती है, या उल्टा हो सकता है, पहले एक आपदा वाली शादी हो, आप सोचते हो मुझे इस नर्क से निकलना है, और 3, 4, 5 साल में तलाक लेते हो, फिर आगे बढ़ते हो, और फिर किसी और को पाते हो, और फिर आपकी जिंदगी लाजवाब हो जाती है। तो ये भी इसलिए है कि आप सामने वाले से कैसी ग्रह एनर्जीज खींच रहे हो, क्योंकि आप अपने रिश्ते को निभाने में थोड़ा और सतर्क भी हो जाते हो। तो आप जानते हो, हम एक नाकाम रिश्ते के बाद थोड़े समझदार भी हो जाते हैं। अब एक निगल से गर्मी नहीं आती। तो कभी कभी कुछ लोग सबक नहीं सीखते। अगर आप आक्रामक हो तो आक्रामक बने रहते हो, और फिर आप दूसरे में भी वैसी ही एनर्जीज खींचते हो। तो कुछ लोग एक रिश्ते से गुजरेंगे, 2 रिश्ते, 3 रिश्ते, फिर भी उन्हें चुनौतियां झेलनी पड़ सकती है। आपके जीवन में ऐसा इंसान होने के बावजूद जिसके धरकारक अलग अलग है, लेकिन आप एक खास तरह की एनर्जी लेकर चल रहे हो। वो इस वजह से है कि आपका 7वां भाव मेलेफिक्स से बहुत प्रभावित हो सकता है, और क्योंकि आपका 7वां भाव मेलेफिक्स से बहुत पीड़ित है, तो सामने वाले का धरकारक शुक्र या चंद्रमा होने के बावजूद फिर भी वो पीड़ित एनर्जियां हावी रहेंगी, शायद कमजोर धरकारक पर। क्यों? क्योंकि धरकारक वो ग्रह होता है जिसकी कुंडली में सबसे कम अंश होते हैं। तो अगर किसी का धरकारक 1 या 2 अंश पर हो तो उस ग्रह में उतनी ताकत नहीं होती। लेकिन अगर किसी का धरकारक सबसे कम अंश वाला ग्रह होने के बावजूद 7 या 8 अंश पर हो, तो वो ग्रह खुद को और मजबूती से दिखाएगा। तो ये ध्यान रखिए कि आपके धरकारक की अंश डिग्री भी बहुत बहुत जरूरी है। यही बात आपके अमात्य कारक के साथ भी है। अमात्य कारक की अंश जितनी ऊंची होगी उतना ही वो मजबूती से दिखेगा। हालांकि अगर वो 28 अंश से ज्यादा हो जाए तो श्लोक ये भी कहते हैं कि अमात्य कारक ज्यादा उम्र का या कम एनर्जी वाला होता है, तो मजबूत पोटेंशियल देने की उसकी ताकत कम होती है। तो यहाँ इंसान को उस अमात्य कारक की एनर्जी निकालने के लिए और मेहनत करनी पड़ सकती है। तो यही बात धरकारक के साथ है। आपको अपने 7वें भाव की एनर्जीज को भी देखना है। आपके 7वें भाव और 7वें स्वामी पर क्या पीड़ा है, क्या कोई योग बन रहे हैं, क्या उस पर शुभ दृष्टि है, ये सब देखना पड़ेगा। और इन्हीं बातों के दायरे में ये भी देखना है कि आपका धरकारक क्या है। क्या आपका धरकारक अच्छे स्थान पर रखा है? आपका धरकारक किन भावों का स्वामी है? क्या कोई योग या ग्रह मिलन, मजबूत योग या मिलन आपके धरकारक पर है या उसकी तरफ दृष्टि है? तो इन सबके दायरे में देखना पड़ेगा। तो अगर आपका 7वां भाव बहुत बहुत मजबूत है, आपका 7वां स्वामी बहुत बहुत मजबूत है, तो आपका धरकारक पीछे हट सकता है। हालांकि अगर आपका 7वां भाव बहुत पीड़ित है, 7वां स्वामी बहुत पीड़ित है, लेकिन आपका धरकारक सीधा लग्न में जाकर रखा है, मसलन शुक्र या बृहस्पति के साथ, खासतौर पर इस बात पर निर्भर करता है कि आप पुरुष हो या स्त्री, तो आपका धरकारक 7वें भाव और 7वें स्वामी के नतीजों से भी ज्यादा असर दिखा सकता है। तो जब तक आप पूरी कुंडली को साथ नहीं देखते होलिस्टिक तरीके से, तब तक आप कोई सही नतीजा नहीं निकाल पाओगे। और ज्योतिष क्या कहता है? ज्योतिष कहता है कि ये कोई गारंटी नहीं है, ये पोटेंशियल है। और यही वजह है कि हमें ज्योतिष का विज्ञान दिया गया, ताकि हम इसके बारे में कुछ कर सकें। अगर हम अपनी जिंदगी में किसी सूरत हाल के बारे में कुछ नहीं कर सकते, तो ज्योतिष का क्या मतलब? ज्योतिष हमें इसलिए दिया गया ताकि हम सुधार करें या उस आपदा से दूर हट जाएं जो कुंडली में एक पोटेंशियल के तौर पर दिख रही है। हर बार हम दूर हटने में सक्षम नहीं हो सकते। अगर हमारी कुंडली में बहुत बहुत मजबूत पीड़ा है, तो कुछ हद तक हम उन चुनौतियों का सामना करेंगे ही, लेकिन कम से कम हम उन चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रह सकते हैं, क्योंकि हमने अपनी कुंडली को बहुत अच्छी तरह समझ लिया है। तो अगर बहुत बहुत ज्यादा चांस है कि हमारा एक्सीडेंट हो सकता है, तो हम कोशिश करेंगे मोटरसाइकिल या 2 पहियों पर जाने से बचें। हम कार में जाएं, सीट बेल्ट लगाएं, धीरे ड्राइव करें,
क्योंकि अगर एक्सीडेंट होने की बहुत मजबूत गारंटी है तो भी चोटें बहुत कम होंगी, रिकवरी तेज होगी। यही वजह है कि हमें ज्योतिष का विज्ञान दिया गया। तो अब कौन सा धरकारक आपके लिए सबसे सूटेबल है, ये आप उसके बाद ही निकाल सकते हैं जब आपको पता चले कि सबसे मजबूत ग्रह एनर्जी कौन सी है जिसे आप रिप्रेजेंट करते हैं। उसके आधार पर आप देखेंगे कि आपका धरकारक आपको सूट करता है या नहीं। मिसाल के तौर पर अगर आप बहुत मजबूत सूर्य एनर्जी रखते हैं तो जाहिर है कि शनि धरकारक आपके लिए बड़ी चुनौती होगा, क्योंकि आप ज्यादा सूर्य वाले इंसान हैं। लेकिन अगर आप खुद चंद्रमा एनर्जी वाले हैं तो सूर्य को धरकारक होना आपके लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा एनर्जी बहुत कंपैटिबल है। चंद्रमा ज्यादा देने वाला होगा और सूर्य शुरू में थोड़ा मांग करने वाला, लीडरशिप दिखाने वाला हो सकता है, लेकिन सूर्य बहुत देने वाला भी होता है जब देखता है कि सामने वाला भी बहुत देने वाला है, बहुत वफादार है, बहुत समर्पित है। सूर्य राजा है। सूर्य साफ तौर पर अपनी धूप बिखेरेगा आपकी जिंदगी में अगर आपके पास पूरक एनर्जी हो। यही बात बृहस्पति के साथ है। अगर आप ज्यादा बृहस्पति वाले इंसान हैं और सूर्य धरकारक है तो वैसा अच्छा रिश्ता होगा। तो आप देखिए कि आप कैसी एनर्जी हो और उसके हिसाब से। मिसाल के तौर पर अगर आप खुद मंगल एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हो तो धरकारक के तौर पर बुध होना आपके लिए थोड़ी ज्यादा चुनौती खड़ी करेगा बनिस्बत उसके जब सूर्य या चंद्रमा धरकारक हो। अगर आपका धरकारक शुक्र है उदाहरण के लिए, तो चंद्रमा के साथ भी आपको कुछ हद तक चुनौतियां आ सकती हैं। हालांकि पक्के तौर पर अगर शुक्र धरकारक है, अगर आप में शुक्र एनर्जी है तो चंद्रमा का धरकारक होना चुनौती होगी और सूर्य या मंगल के साथ भी चुनौती होगी। मंगल के साथ जब आप एक एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहे हो, शनि धरकारक भी चुनौती देगा बुध को छोड़कर। दूसरी तरफ अगर आप बुध को रिप्रेजेंट करते हो और राशि एनर्जीज या जैसा आप सोचते हो वैसा, तो सूर्य का धरकारक होना आपके लिए ज्यादा चुनौती होगा बनिस्बत उसके कि शनि धरकारक हो। या दूसरी तरफ अगर शनि आपका धरकारक है तो बृहस्पति या मंगल का धरकारक होना चुनौती होगी बनिस्बत शुक्र या बुध के धरकारक के। तो आपको जानना होगा कि आपकी बेस्ट एनर्जी कौन सी है और उसके आधार पर आपको सूटेबल एनर्जीज देखनी चाहिए। अगर आप सूर्य एनर्जी रिप्रेजेंट करते हो तो पक्के तौर पर शनि आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती होगा। शनि के अलावा तो आपको ये सब बातें ध्यान में रखनी है। आप कौन सी एनर्जी रिप्रेजेंट करते हो और उसके आधार पर नतीजे पर पहुंचना चाहिए कि कौन सा धरकारक आपके लिए ज्यादा सूटेबल है। तो ये आसान नियम फॉलो करो। तुम जो भी एनर्जी सबसे ज्यादा रिप्रेजेंट करते हो, तुम जो भी राशि एनर्जीज रिप्रेजेंट करते हो, उसका 7वां भाव तुम्हारे लिए सबसे अच्छा धरकारक होगा, 5वें और 9वें भाव की एनर्जीज को अलग रखकर। तो अगर तुम सोचते हो मिसाल के तौर पर तुम मंगल एनर्जी रिप्रेजेंट करते हो, मंगल एनर्जी में क्या तुम ज्यादा मेष राशि वाले हो या वृश्चिक राशि वाले? अगर तुम ज्यादा मेष राशि वाले हो तो 5वां भाव और 9वां भाव की एनर्जी सूर्य और बृहस्पति है। तो ये दोनों तुम्हारे लिए बहुत अच्छे बेहतरीन धरकारक हो सकते हैं। मैंने कुछ ही दिन पहले एक वीडियो बनाया था कि कौन सी राशि सबसे अच्छी जोड़ी बनाती है। उसमें मैंने ये नियम भी दिया है कि अगर तुम किसी खास राशि में पैदा हुए हो जो तुम्हारे लिए सबसे कंपैटिबल हो, वो वीडियो जरूर देखना। मैं कोशिश करूंगा उसका लिंक कमेंट सेक्शन में भी दूं। उससे ये भी पता चलेगा कि तुम जिस राशि एनर्जी को लेकर चल रहे हो उसके हिसाब से कौन सी राशि तुम्हारे लिए सबसे कंपैटिबल है। उस राशि के हिसाब से जो भी उस राशि का स्वामी है वो दूसरे की तुलना में तुम्हारे लिए एक बेहतर धरकारक बनता है। तो वो पक्के तौर पर एक अच्छी कंप्लीमेंटरी प्लेसमेंट है तुम्हारे लिए। दूसरा, एक ही कुल के देवता कुल या दैत्य कुल का धरकारक होना भी तुम्हारे लिए अच्छा धरकारक हो सकता है। अगर तुम प्राकृतिक शुभ हो तो दूसरा प्राकृतिक शुभ ग्रह तुम्हारे लिए बेहतर धरकारक बनने का चांस रखता है। बेहतर धरकारक तुम्हारे लिए सिवाय जब ये शुक्र और चंद्रमा हो और बुध और चंद्रमा हो तो वो चीजें अच्छी नहीं चलेंगी। और इसी तरह बृहस्पति और शुक्र के बीच भी ये दोनों एक दूसरे के लिए सबसे अच्छे धरकारक नहीं होंगे। तो दोस्तों, पहले ये पता लगाओ कि तुम कौन सी राशि को रिप्रेजेंट करते हो।
तुम्हारे हिसाब से तुम किस ग्रह को सबसे ज्यादा रिप्रेजेंट करते हो? तुम सबसे ज्यादा कौन सी राशि एनर्जीज रिप्रेजेंट करते हो? फिर 7वें भाव को देखो। जो भी उसकी पूरक एनर्जी हो, उस राशि का स्वामी तुम्हारे लिए सबसे अच्छे धरकारकों में से एक है। दूसरा, 5वें भाव और 9वें भाव के स्वामी तुम्हारे लिए दूसरे बेहतर धरकारक हो सकते हैं। और फिर अपने 7वें भाव में देखो, 7वें स्वामी की स्थिति क्या है। उसके आधार पर हो सकता है 7वां स्वामी ज्यादा मजबूत हो सकता है 7वें भाव का स्वामी धरकारक की तुलना में ज्यादा मजबूती से दिखे। तो एक ग्रह एनर्जी के आधार पर कुछ भी पूरी तरह खत्म नहीं है, कुछ भी पूरी तरह जीता नहीं है। ये बात ध्यान में रखो और एक एक ग्रह के प्लेसमेंट के आधार पर ये न सोचो कि यही गारंटी है और यही अंतिम नतीजा है। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और अगर तुम मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हो तो मुझसे संपर्क करो। लिंक किसी दूसरे वीडियो के साथ दिया गया है। ये रहे तुम्हारे दोस्त और गाइड इरफान, साइनिंग ऑफ। नमस्कार।